आज हम लोग वर्ग 8 के विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक धातु अधातु पढ़ेंगे। इस धातु अधातु पाठ के अंतर्गत धातु कर्म पर हम चर्चा करेंगे। धातु कर्म क्या है, पहले इसको जानते हैं। हम जानते हैं कि धातु बहुत ही क्रियाशील होते हैं। धातु के परमाणु अकेले स्वतंत्र रूप से नहीं प्रकृति में रह सकते हैं। क्योंकि ये बहुत क्रियाशील होते हैं, इसलिए अपने आसपास के अन्य पदार्थों के साथ, अन्य तत्वों के साथ, अन्य यौगिकों के साथ संयोग करके, प्रतिक्रिया करके अपना यौगिक बना लेते हैं और उस यौगिक के रूप में ही इस प्रकृति में पाए जाते हैं। अब वे यौगिक हमारी प्रकृति में चट्टानों में हो सकते हैं, धरती के अंदर अर्थ क्रस्ट में हो सकते हैं, और जितने भी ठोस धातु, तो चूंकि ठोस होते ही हैं, तो ठोस पदार्थ कहीं हवा में थोड़ी टंगा रहेगा। इसलिए वो धरती पर, धरती के अंदर मिट्टी में दब के हजारों लाखों वर्षों तक एयर कांटेक्ट से दूर होके और अलग अलग रूपों में विद्यमान रहते हैं। जबकि हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में उनका उपयोग करते हैं। जैसे बर्तन के रूप में हम एल्युमिनियम का, तांबा का, जस्ता का उपयोग करते हैं, लोहा का। बहुत सारे साजो सामान जो बनते हैं, शस्त्र बनते हैं लोहा के, आपको दरवाजा, खिड़की या बड़े बड़े भी मशीन सब लोहे के बनाए जाते हैं। हवाई जहाज, पानी जहाज, इस तरह के बहुत सारे जो है उपकरण हमारे लोहा से या तांबा से या जस्ता से, एल्युमिनियम से बनाए जाते हैं। तो इन सभी धातुओं को बाहर हमें काम में लाने लायक, उपयोग में लाने लायक बनाते हैं। इसका एक निश्चित प्रक्रिया है, निश्चित चरण है। हम लोग विभिन्न चरणों से होकर धरती के भीतर मौजूद, प्राकृतिक रूप से मौजूद इन धातुओं को अपने काम में, उपयोग में लाने लायक बनाने की जिस विधि का, जिस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, अपनाते हैं, इस प्रक्रिया को ही धातु कर्म कहते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को धातु कर्म समझ में आ गया होगा कि धातु कर्म क्या है। तो धातु अपने यौगिक के रूप में विद्यमान है हमारी धरती के भीतर, पहाड़ों के भीतर, चट्टानों के भीतर। उनको वहां से निकालना और उनको अपने उपयोग में लाने लायक बनाना, ये समस्त प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोगों को जानना होगा, उस पर चर्चा करनी होगी। जैसे पहले हम कहते हैं खनिज। खनिज का, ये खनिज क्या है, जिसको मिनरल बोलते हैं। जैसा कि नाम से मिनरल, माइन, जो माइंस में यानी कि खदान में से जिनको निकाला जाता है। खनिज खनन करने के बाद जो माने उत्पन्न हुआ हो, उसको खनिज कहते हैं। जो पदार्थ खोदने के बाद निकाला गया होगा, धरती को, पृथ्वी को, पहाड़ को या चट्टानों को खोद के समुद्र के गहराई से जिसको निकाला गया हो, उसको हम खनिज बोलते हैं। अब बात आती है कि खनिज तो हो गया, अयस्क एक और टर्म आता है, अयस्क, जिसको ओर कहते हैं अंग्रेजी में। ये ओर क्या है, अयस्क क्या है? तो इन्हीं खनिजों में से कुछ खनिज ऐसे होते हैं कि जिनमें धातु प्रचुर मात्रा में विद्यमान होते हैं, अधिकायत मात्रा में मौजूद होते हैं, और कुछ में कम मात्रा में होते हैं। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिसमें अगर हम एल्युमिनियम की बात कर लें, तो जैसे बॉक्साइट है, उसमें एल्युमिनियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। हाँ, तो कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिसमें कि वो धातु को, किसी पर्टिकुलर धातु को अधिक मात्रा में रखते हैं और कुछ में कम होते हैं। कुछ में से एल्युमिनियम को आसानी से या किसी धातु को आसानी से निकाला जा सकता है और किसी में से निकालना बड़ा मुश्किल होता है। पता चलेगा कि बहुत पैसा खर्च किया गया, बहुत धन खर्च किया गया उसको निकालने के लिए, और उससे जो निकल कर आया वो बहुत ही थोड़ा सा रहा। तो वो हमारे लिए
वो अयस्क नहीं कहा जाएगा। हम लोग अयस्क उन्हीं खनिजों को कहेंगे कि जिनसे कोई धातु आसानी से कम पैसे पर कम धन खर्च करने के उपरांत और अधिक मात्रा में अधिक से अधिक निकाल सकते हैं। और ये औद्योगिक स्तर पर, ये औद्योगिक स्तर की भी बात कर रहे हैं कि ये हम लोग औद्योगिक स्तर पर निकाल सकते हैं, उसको अयस्क बोलते हैं। यानी कि अयस्क खनिज ही है, सारे अयस्क खनिज ही हैं, लेकिन सारे खनिज अयस्क की श्रेणी में नहीं रखे जाएंगे। क्यों नहीं रखे जाएंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी खनिज आप मिलेंगे हैं जिनसे कि कोई पर्टिकुलर धातु निकालना बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत कठिन होगा निकालना, तो इस तरह से हम लोग उसको अयस्क नहीं कहेंगे। तो अब बात करते हैं कि कैसे हम निकालते हैं। अब इस प्रक्रिया पर चलते हैं कि धातुओं का अयस्कों से निष्कर्षण, ऐसे हेडिंग डालते हैं, अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण कैसे निष्कर्षण करते हैं। चूंकि हम पहले धातु अधातु पाठ में हम लोग पढ़ चुके हैं कि धातु बहुत क्रियाशील होते हैं, उनके अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अपनी अस्थायी अवस्था को, अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अस्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं और यौगिक बनाते हैं। तो इस तरह से धातु क्रियाशील होते हैं और तुरंत ही वे किसी अन्य अपने परिवेश में मौजूद किसी अन्य पदार्थ से संयोग करके यौगिक बना लेते हैं, किसी दूसरे तत्व से संयोग करके यौगिक बना लेते हैं। तो अब उसको कैसे हम निष्कर्षण करेंगे? अयस्कों से। चलिए, उसका विभिन्न चरण क्या है? तो पहला चरण है अयस्कों का सांद्रण। ये क्या होता है अयस्कों का? एक बार हम स्टेप को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल से चर्चा करेंगे। अयस्कों का सांद्रण। दूसरा है जारण या भर्जन। तीसरा है निस्तापन। इसको अंग्रेजी में कहेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और इसको कहेंगे रोस्टिंग, ROASTING, रोस्टिंग। और ये कहने आएगा कैल्सिनेशन। और अगला स्टेप होता है निष्ठापन के बाद प्रगलन। इसको हम लोग स्मेल्टिंग भी करते हैं, और या इसी को हम लोग अवकरण भी कहते हैं, अवकरण या रिडक्शन। पांचवा नंबर है प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण। इसको कहेंगे प्यूरिफिकेशन। ये हमारे 5 स्टेप हैं जिनसे होकर हम अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण कर सकते हैं। धातु को निकालने, उनको साफ करने, शोधन करने तक की संपूर्ण प्रक्रिया हमारा कहलाएगी धातु कर्म। धातु कर्म में ये सब स्टेप तो होते हैं। अब इसमें क्या होता है, अब हम उसको पढ़ेंगे डिटेल से। अयस्कों का सांद्रण। हाँ, तो बच्चों अभी पिछले स्लाइड में हम लोग उन चरणों की चर्चा किए थे जिनसे होकर कोई धातु अयस्क से निष्कर्षित किया जाता है, उसको निकाला जाता है। अब हम बारी से प्रत्येक चरण के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे पहला चरण है अयस्कों का सांद्रण। बहुत ही ये परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है और प्रत्येक वर्ग में पूछा जाता है, चाहे कक्षा 8 हो, 9 हो, 10 हो,
हर कक्षा में ये इससे प्रश्न आते हैं, अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है। विचार कीजिए कि जब अर्थ क्रस्ट से, भूगर्भ से, पृथ्वी के अंदर से या चट्टानों से कोई चीज खोद के निकाला जा रहा है, तो जाहिर है कि उसमें मिट्टी लगा होगा और बड़े बड़े चट्टान होंगे, बड़े बड़े टुकड़े होंगे जो खोद कर निकाला गया। तो हम उन सबको पहले क्या करते हैं कि अयस्कों का सांद्रण के लिए पहला स्टेप अपनाते हैं, इसमें हाथ से चूनकर। कैसे? हाथ से चूनकर पहला स्टेप क्या कर, अयस्कों का सांद्रण का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा कोई जो अर्थ क्रस्ट से निकाले हैं चट्टान इतना बड़ा निकाले, तो जाहिर है कि अगर थोड़ा भी उसमें धातु की मात्रा होगी, बहुत सारे उसमें मिट्टी लगे होंगे, बालू लगा होगा, बहुत तरह का दूसरे अधात्विक पदार्थ उसके साथ जुड़े होंगे, यौगिक के रूप में वो पदार्थ होगा, तो इतना सारा अशुद्धि जो उसके साथ कंकड़, मिट्टी, पत्थर ये सब लगा हुआ होगा, तो जो हम लोग देख कर हमें खुली आंख से जो दिखाई पड़ जाता है कि नहीं ये तो बेकार, केवल मिट्टी है, केवल पहाड़ है, पत्थर है, वो इसमें कोई धातु नहीं हो सकता है, तो उसको हम लोग हाथ से चुनकर अलग कर सकते हैं। इस तरह से जो अनावश्यक पदार्थ है, धातु को छोड़कर शेष जो भी अशुद्धि है, बेकार पदार्थ है, उसको धीरे धीरे हम लोग बाहर करते जाते हैं और यही सांद्रण कहलाता है। भौतिक विधियों से हम अयस्क का पहले हम लोग शोधन कर लेते हैं, उसका सांद्रण करते हैं, यानी कि उसमें से अशुद्धि को बाहर निकालते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? पहला स्टेप तो हमारे पास ये हो सकता है कि हाथ से चुनकर उसको अलग कर दिए। फिर उसके बाद में अगला स्टेप हम क्या कहेंगे कि चूर्ण करना। हम क्या कर रहे हैं कि उसको हथौड़े से या कोई बड़े बड़े जो इंस्ट्रूमेंट से उसको क्रश कर दिया जाता है, मील वगैरह में डालकर उसको थ्रेशर से थ्रेशिंग कर दिया जाता है, उसको चूर्ण कर दिया जाता है, ताकि उनका अधिक से, अगर कोई अन्य विधि जो लगाएंगे तो अधिक से अधिक उनका सतह जो है संपर्क में आ सके। अगर हमको अगर पानी में ही घुला के मिट्टी को बाहर निकालना है तो आराम से वो मिट्टी पानी में घुल सके, तो इसलिए हम उसको चूर्ण कर देते हैं। तो अगला स्टेप चूर्ण करके हो जाएगा। तीसरा स्टेप है, और यहां से परीक्षा में आने वाली बात है, यह है फेन उत्प्लावन, फेन या झाग उत्प्लावन, उत्प्लावन विधि। ये क्या है अभी हम बताएंगे। चौथा स्टेप है गुरुत्वीय विधि। अगला स्टेप है चुंबकीय विधि। इन साढ़े 5 भौतिक विधियों द्वारा हम अयस्कों का सांद्रण कर सकते हैं। इन 5 विधियों द्वारा अयस्कों का सांद्रण किया जा सकता है, लेकिन सारे अयस्कों के साथ नहीं लगाया जा सकता है। कुछ अयस्क सल्फाइड अयस्क होते हैं, कुछ ऑक्साइड अयस्क होते हैं। तो सल्फाइड अयस्क के साथ हम फेन उत्प्लावन विधि लगाते हैं। ये किसके साथ? सल्फाइड अयस्क, उसके साथ फेन उत्प्लावन विधि या झाग उत्प्लावन विधि का प्रयोग करते हैं। गुरुत्वीय विधि के लगाते हैं ऑक्साइड अयस्क के लिए हम लोग गुरुत्वीय विधि लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि सल्फाइड अयस्क हल्का होता है। सल्फाइड जिसमें सल्फर के यौगिक जुड़े रहते हैं, तो वे वजन में हल्के होते हैं और वो आसानी से वो झाग के साथ ऊपर सतह पर आ सकते हैं। इस विधि का हम विस्तार से चर्चा करेंगे, पहले ये देख लिए। और गुरुत्वीय विधि में कैसे अयस्कों का
हम लोग सांद्रण करते हैं तो ऑक्साइड अयस्क का, जिसके साथ ऑक्सीजन के यौगिक जुड़े रहेंगे, वो गुरुत्वीय विधि द्वारा हम लोग निकालते हैं, सांद्रण करते हैं। और तीसरा है चुंबकीय विधि। इससे चुंबकीय अयस्क जो होते हैं, चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ, तो हम लोग इस तरह से देखें कि अलग अलग तरह की प्रकृति वाले अयस्कों के साथ अलग अलग तरह की सांद्रण विधियां अपनाते हैं। और इसको हम लोग, चूंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए बारी बारी से पूरे विस्तार से अलग अलग पढ़ेंगे कि फेन उत्प्लावन विधि क्या है और कैसे इसमें अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, गुरुत्वीय विधि क्या है और चुंबकीय विधि क्या है। और ये परीक्षा में बहुत ही पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके हम लोग बारी बारी से सबका चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में